नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी और दिल को हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा के हाथ कांप रहे थे। वो छोटी सी चिट्ठी को बार बार पढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैसे हो सकता था ये? वो लड़की जो हमेशा हंसती रहती थी, वो मुस्कुराती रहती थी, उसके पीछे ये भयानक सच छुपा था। आंटी, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। कृपया मुझे बचा लीजिए। इन शब्दों ने सीमा की दुनिया हिला दी थी। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ था? आइए जानते हैं। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी सीमा गुप्ता। 45 साल की ये महिला एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क का काम करती थी। उसकी 17 साल की बेटी अनन्या 10वीं क्लास में पढ़ती थी। सीमा एक विधवा थी। उसके पति की 3 साल पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से वो अकेले ही अनन्या को पाल पोस रही थी। अनन्या की सबसे अच्छी सहेली थी रिया शर्मा। 16 साल की रिया हमेशा अनन्या के साथ स्कूल आती जाती थी। वो एक खुशमिजाज लड़की थी, हमेशा हंसती रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। सीमा उसे अपनी दूसरी बेटी की तरह मानती थी। रिया अक्सर सीमा के घर आती थी। वो सीमा को आंटी कहकर बुलाती थी और हमेशा उनसे बहुत प्यार से बात करती थी। सीमा को लगता था कि रिया बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा था। रिया का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता था। उसके पिता राजेश शर्मा एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां सुनीता घर का काम संभालती थी। बाहर से देखने में तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उस दिन मंगलवार की सुबह थी। अक्टूबर का महीना था और दिल्ली में हल्की ठंड पड़ रही थी। सीमा अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। अनन्या स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। मम्मी, रिया आ गई होगी, मैं जा रही हूं। अनन्या ने अपना स्कूल बैग उठाते हुए कहा। हाँ बेटा, जाओ। और हाँ, खाना खाकर जाना और वापस सीधे घर आना, सीमा ने प्यार से कहा। अनन्या के जाने के बाद सीमा ने सोचा कि बाजार से कुछ सामान ले आती है। उसने अपना कोट उठाया। ये वही कोट था जो उसके पति का था। उसकी मृत्यु के बाद सीमा कभी कभार उसे पहनती थी, क्योंकि उसमें उसके पति की खुशबू अभी भी थी। जब सीमा ने कोट पहनकर जेब में हाथ डाला तो उसे एक कागज का टुकड़ा महसूस हुआ। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई पुराना बिल होगा या कोई रसीद होगी, लेकिन जब उसने कागज निकालकर देखा तो वो एक छोटी सी चिट्ठी थी, हाथ से लिखी हुई। सीमा ने चिट्ठी खोली। लिखावट किसी लड़की की थी और शब्द कांपते हाथों से लिखे गए लग रहे थे। प्रिय आंटी, मुझे माफ करिएगा कि मैंने ये चिट्ठी आपके कोट में छुप कर डाली है। मैं आपसे मिलकर ये बात नहीं कह सकती थी क्योंकि अनन्या वहां थी। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत परेशान हूं और मुझे नहीं पता कि क्या करूं। घर में बहुत समस्या है। पापा रोज शराब पीकर आते हैं और मम्मी को मारते हैं। अब वो मुझे भी मारने लगे हैं। कल रात उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा था क्योंकि मैंने स्कूल की फीस के पैसे मांगे थे। मेरी पीठ पर निशान है। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। अगर पापा को पता चल गया कि मैंने किसी से कहा है तो वो मुझे और भी मारेंगे। मम्मी भी डरती हैं। वो कहती हैं कि चुप रहो वरना और मुसीबत होगी। आंटी, मैं नहीं जानती कि मैं कब तक ये सब सह पाऊंगी। कभी कभी लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना है, लेकिन फिर अनन्या का चेहरा याद आता है और आपकी प्यारी सी बातें याद आती है। कृपया मुझे बचाइए आंटी। मुझे नहीं पता कि और किससे कहूं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आपकी रिया। सीमा की सांस अटक गई। उसके हाथ से चिट्ठी छूट गई और वो सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़की जिसे वो हमेशा खुश और हंसती हुई देखती थी, वो इतनी बड़ी परेशानी में थी और उसे पता तक नहीं था।
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सीमा ने खुद से कहा। रिया, मेरी बच्ची, वो इतना दर्द छुपा कर रख रही थी। सीमा को याद आया कि कल जब रिया आई थी तो उसने फुल स्लीव का कुर्ता पहना था, जबकि मौसम अभी भी गर्म था, और जब वो बैठी थी तो वो बहुत सावधानी से बैठी थी, जैसे उसे कहीं दर्द हो रहा हो। अब सीमा को समझ आया कि रिया क्यों कभी कभी स्कूल नहीं आती थी, क्यों उसके चेहरे पर कभी कभार नील के निशान दिखते थे जिन्हें वो मेकअप से छुपाती थी, क्यों वो हमेशा अनन्या के साथ ही घर जाना चाहती थी, अकेले कभी नहीं। सीमा का दिल बुरी तरह दुख रहा था। एक मां होने के नाते वो समझ सकती थी कि एक बच्चा कितना डरा हुआ और परेशान होगा। उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। मैं कैसे इतनी बड़ी बात को समझ नहीं पाई, सीमा ने सोचा। उस बच्ची ने मुझ पर भरोसा किया है, अब मुझे कुछ करना ही होगा। लेकिन क्या करे? अगर वो सीधे रिया के घर जाकर इस बारे में बात करती है तो हो सकता है कि राजेश भड़क जाए और रिया को और भी मारे। अगर वो पुलिस में रिपोर्ट करती है तो क्या उसके पास कोई सबूत है? सीमा परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस नाजुक स्थिति को संभाले। एक गलत कदम रिया की जान के लिए खतरा बन सकता था। वो उठी और अपने घर में टहलने लग। उसका मन बेचैन था। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। फिर उसे अपनी बहन सुनीता की बात याद आई, जो एक एनजीओ में काम करती थी। वो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती थी। सीमा ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया। सुनीता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम अभी कहाँ हो? दीदी, मैं ऑफिस में हूं। क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। सुनीता, अगर किसी बच्चे के साथ घर में मारपीट हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? कानूनी तौर पर कोई रास्ता है? हाँ दीदी, बिल्कुल है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम ऐसे केसेस में तुरंत एक्शन ले सकते हैं। लेकिन बात क्या है? किस बच्चे के बारे में कह रही हो? सीमा ने अपनी बहन को पूरी बात बताई। सुनीता ने ध्यान से सुना और कहा, दीदी, ये बहुत गंभीर मामला है। तुम बिल्कुल सही जगह फोन किया है। हमारी एनजीओ ऐसे केसेस हैंडल करती है। तुम एक काम करो, आज शाम को रिया से मिलो और बहुत सावधानी से उससे बात करो। उसे भरोसा दिलाओ कि तुम उसकी मदद करोगी, और कल सुबह मुझसे मिलो। हम तुरंत एक्शन लेंगे। सीमा को थोड़ा अच्छा लगा कि कम से कम अब उसे पता था कि क्या करना है, लेकिन अभी भी वो बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी रिया से मिले और उसे बताए कि वो अकेली नहीं है। शाम के 4 बजे थे जब अनन्या स्कूल से वापस आई। सीमा ने देखा कि रिया उसके साथ नहीं थी। अनन्या, रिया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मम्मी, रिया ने कहा कि उसका पेट दर्द हो रहा है, इसलिए वो सीधे घर चली गई। उसका चेहरा भी बहुत उदास लग रहा था। सीमा का दिल धड़का। अनन्या, तुम फ्रेश होकर खाना खाओ। मैं जरा बाहर जा रही हूं। कहां जा रही हो मम्मी? बस जरा रिया के घर जाकर देख आती हूं कि वो ठीक है या नहीं। सीमा ने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और रिया के घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि रिया से कैसे बात करे। रिया का घर सीमा के घर से सिर्फ 2 गली छोड़कर था। जब सीमा वहां पहुंची तो उसने देखा कि घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो करीब गई तो उसे अंदर से राजेश शर्मा की आवाज सुनाई दी। तू क्यों इतनी देर से आई है? स्कूल कितने बजे छूटता है और अभी कितने बजे हैं? पापा, टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा क्लास ली थी, इसलिए देर हो गई। रिया की आवाज डरी हुई थी। झूठ बोल रही है, तू कहीं और भटक रही थी ना? मैं तुझे दिखाता हूं अभी। अचानक से तेज आवाज आई, जैसे किसी को थप्पड़ मारा गया हो। फिर रिया के रोने की आवाज आई। सीमा से रहा नहीं गया। वो तुरंत दरवाजे पर गई और दस्तक दी। कौन है? राजेश शर्मा ने कहा। मैं सीमा हूं, अनन्या की मम्मी। रिया से मिलना था। दरवाजा खुला। राजेश शर्मा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में शराब का नशा था
और मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। अरे सीमा जी, आइए आइए। रिया, सीमा आंटी आई है। रिया बाहर आई। सीमा ने देखा कि उसका एक गाल लाल था और आंखों में आंसू थे। वो अपनी मम्मी सुनीता के पास खड़ी हो गई। सुनीता भी डरी हुई लग रही थी। रिया बेटा, तुम ठीक हो ना? अनन्या कह रही थी कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा था। रिया ने सीमा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कह रही हो, आंटी, आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी या नहीं? जी आंटी, बस थोड़ा सा दर्द था। अब ठीक है, रिया ने धीमी आवाज में कहा। अच्छा है। रिया, कल अनन्या के साथ आना, उसका बर्थडे भी आ रहा है। हाँ आंटी, रिया ने कहा। चलिए फिर, मैं चलती हूं, सीमा ने कहा और चलने को मुड़ी। जब सीमा जाने लगी तो उसने सुना कि राजेश फिर से चिल्लाने लगा था। अब बाहर वाले भी आने लगे हैं। तेरी वजह से मेरी इज्जत खराब हो रही है। तू बाहर जाकर क्या क्या बातें करती है? फिर से तेज आवाज आई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से अपने घर वापस आ गई। उसे समझ आ गया था कि रिया की चिट्ठी में जो कुछ लिखा था वो बिल्कुल सच था। घर आकर सीमा ने तुरंत अपनी बहन सुनीता को फोन किया। सुनीता, हालत बहुत गंभीर है। मैंने अभी देखा है कि वो आदमी रिया को मार रहा था। हमें तुरंत कुछ करना होगा। दीदी, तुम कल सुबह 9 बजे हमारी एनजीओ आ जाओ। हम तुरंत पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के साथ एक्शन लेंगे। और हां, अगर आज रात कुछ गंभीर हो तो तुरंत 100 पर कॉल करना। उस रात सीमा को नींद नहीं आई। वो बार बार रिया के बारे में सोच रही थी। उसे लग रहा था कि वो कुछ और भी कर सकती थी। काश उसने पहले इस बात को समझा होता। अगली सुबह सीमा जल्दी उठी। उसने अनन्या से कहा कि आज वो थोड़ी देर से ऑफिस जाएगी और अनन्या अकेली स्कूल जाए। मम्मी, रिया को भी कह दूं कि वो भी अकेली आ जाए? सीमा का दिल कचकचाया। हाँ बेटा, उससे कह देना। 9 बजे सीमा अपनी बहन सुनीता की एनजीओ पहुंची। सुनीता ने उसका इंतजार किया था। उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर थी, इंस्पेक्टर प्रिया शर्मा, और एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी था, मिसेस मीना गुप्ता। सीमा ने सबको पूरी कहानी बताई और रिया की चिट्ठी दिखाई। सबने बहुत ध्यान से सुना। इंस्पेक्टर प्रिया ने कहा, यह बहुत सीरियस केस है, हम तुरंत एक्शन लेंगे। हमें पहले रिया से मिलना होगा और उसका स्टेटमेंट लेना होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराना होगा। मिसेस मीना ने कहा, और परिस्थिति के अनुसार हमें रिया को तुरंत एक सेफ प्लेस पर शिफ्ट करना होगा। सभी मिलकर रिया के स्कूल गए। प्रिंसिपल को स्थिति बताई गई और रिया को ऑफिस में बुलाया गया। जब रिया को पता चला कि सीमा आंटी ने उसकी मदद के लिए सबको बताया है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आंटी, आपने सच में मेरी चिट्ठी पढ़ी थी? रिया ने कहा, हाँ बेटा, और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इंस्पेक्टर प्रिया ने बहुत प्यार से रिया से बात की। रिया ने सब कुछ बताया, कैसे उसके पापा रोज शराब पीकर आते थे, कैसे वो उसे और उसकी मम्मी को मारते थे, कैसे वो डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि रिया के शरीर पर कई जगह निशान थे। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि ये सब फिजिकल अब्यूज के निशान हैं। दोपहर तक सब कुछ तय हो गया। पुलिस ने राजेश शर्मा को अरेस्ट कर लिया। रिया और उसकी मम्मी को एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। 3 महीने बाद सीमा के घर में खुशी का माहौल था। रिया और उसकी मम्मी सुनीता अब एक छोटे से घर में सुकून से रह रही थी। रिया का पापा जेल में था और कोर्ट केस चल रहा था। रिया अब बिल्कुल बदल गई थी। उसके चेहरे पर वो असली खुशी थी जो पहले कभी नहीं दिखती थी। वो अब फ्रीली हंसती थी, बात करती थी। उस दिन रिया सीमा के घर आई थी अनन्या के साथ पढ़ने के लिए। आंटी, मैं आपको कभी थैंक यू नहीं कह पाऊंगी, आपने मेरी जान बचाई है। रिया ने कहा, बेटा, तुमने जो हिम्मत की थी उस चिट्ठी लिखकर, वो बहुत बड़ी बात थी।
अगर तुमने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो मुझे कैसे पता चलता? आंटी, मैं बहुत डरती थी। सोचती थी कि कहीं आप भी मुझे गलत न समझ जाए या फिर पापा को पता चल जाए तो वो मुझे और मारेंगे। रिया, जब भी कोई बच्चा या बड़ा भी किसी तरह की वायलेंस झेल रहा हो तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। अनन्या भी सुन रही थी। मम्मी, अच्छा हुआ कि रिया ने हिम्मत की, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ बेटा, और ये भी एक बड़ा लेसन है कि हमें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग मुसीबत में होते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते। रिया की मम्मी सुनीता भी अब बहुत बेहतर थी। उसने एक छोटी सी टेलरिंग की दुकान खोली थी और अपना और रिया का खर्च चला रही थी। सीमा जी, मैं भी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आपकी वजह से आज हम दोनों एक नई जिंदगी जी रहे हैं, सुनीता शर्मा ने कहा। सुनीता जी, हम सब एक समाज में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। उस शाम जब सबका काम खत्म हुआ तो सीमा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा काम किया था। अचानक उसे अपने पति की बात याद आई। वो हमेशा कहते थे, सीमा, जिंदगी में कभी किसी की मदद का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना। भगवान हमें इसीलिए तो इस दुनिया में भेजते हैं। आज सीमा को लगा कि उसने अपने पति के उन शब्दों को सच में फॉलो किया था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसी के कोट की जेब में रिया ने वो चिट्ठी डाली थी, जैसे उसके पति ने उसे इस नेक काम के लिए रास्ता दिखाया हो। 6 महीने बाद रिया अब बिल्कुल नई लड़की लग रही थी। उसने अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके टीचर्स भी उसकी तारीफ करते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो दूसरे बच्चों की भी मदद करती थी। एक दिन रिया स्कूल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम में भाग ली थी। वहां उसने अपनी कहानी शेयर की थी कि कैसे उसने हिम्मत करके मदद मांगी और कैसे उसकी जिंदगी बदल गई। अगर कोई भी बच्चा या व्यक्ति वायलेंस झेल रहा है तो प्लीज चुप मत रहिए। आपको लगता है कि कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन ये गलत है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आपको हिम्मत करनी होगी। उस प्रोग्राम में सैकड़ों बच्चे थे। रिया की कहानी सुनकर कई बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। बाद में कई बच्चों ने टीचर्स और काउंसलर्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर की। इस तरह रिया की एक छोटी सी चिट्ठी ने न सिर्फ उसकी बल्कि कई और बच्चों की जिंदगी बदल दी। 1 साल बाद सीमा के घर में एक छोटी सी पार्टी हो रही थी। रिया के 18वें बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा था। रिया अब 12वीं क्लास में थी और उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने और जरूरतमंद लोगों की मदद करे। आंटी, आज से 2 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी खुश हो सकूंगी। आज मेरे जीने का मकसद है, मेरे सपने हैं, रिया ने केक काटते हुए कहा। बेटा, तुमने जो करेज दिखाया था वो हर किसी में नहीं होता। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, सीमा ने प्यार से कहा। आंटी, मैं चाहती हूं कि आप कुछ और लोगों को भी अपनी कहानी बताएं। हो सकता है कि किसी और की भी मदद हो जाए। सीमा ने सोचा और कहा, हाँ रिया, तुम सही कह रही हो। हमारी कहानी दूसरों के काम आ सकती है। उसके बाद सीमा ने अपनी बहन सुनीता की एनजीओ के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन्स में हिस्सा लेना शुरू किया। वो लोगों को बताती थी कि डोमेस्टिक वायलेंस के साइंस कैसे पहचाने और कैसे मदद करें। कभी कभी एक छोटी सी चिट्ठी, एक छोटा सा इशारा या एक सवाल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सीमा हमेशा अपने सेशंस में कहती थी। रिया भी अब एक यूथ एम्बेसडर बन गई थी। वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बच्चों से बात करती थी। याद रखिए, अगर आप किसी भी तरह की वायलेंस झेल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या मेंटल हो, तो आप अकेले नहीं हैं। हेल्प अवेलेबल है। नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करिए 1098, विमेन हेल्पलाइन 181 या किसी भी ट्रस्टेड अडल्ट से बात करिए।
और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त, नेबर या रिश्तेदार मुसीबत में है तो उनकी मदद करिए। एक सवाल पूछिए, आर यू ओके? कभी कभी बस इतना भी काफी होता है। आज 3 साल बाद रिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। उसकी मम्मी सुनीता का टेलरिंग बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। दोनों एक सुंदर सा घर लेकर खुशी से रह रहे हैं। राजेश शर्मा को कोर्ट से 5 साल की सजा हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज के चार्जेस में। वो अब जेल में है। सीमा अभी भी उसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती है, लेकिन अपने फ्री टाइम में सोशल वर्क भी करती है। अनन्या अब कॉलेज में है और वो भी सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेती है। मम्मी, आपको पता है, रिया की वजह से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अब मैं भी अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। अनन्या ने एक दिन कहा था। कुछ महीने पहले की बात है। अनन्या की एक क्लासमेट को भी सिमिलर प्रॉब्लम हो रही थी। अनन्या ने उसकी साइंस पहचानी और उसकी मदद की। वो लड़की भी अब सेफ है और काउंसलिंग ले रही है। इस तरह रिया की उस एक छोटी सी चिट्ठी ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया था। एक के बाद एक कई लोगों की जिंदगी बदल रही थी। आखिरी बात, आज भी सीमा के पास वो चिट्ठी सेफली रखी है। वो उसे फ्रेम करवा कर अपने घर में लगाना चाहती है, एक रिमाइंडर के तौर पर कि कैसे एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। रिया आज भी सीमा को आंटी कहकर बुलाती है, लेकिन अब उनका रिश्ता सिर्फ मां बेटी का नहीं है। वो एक टीम है, एक मिशन के साथ। उनका मिशन है कि कोई भी बच्चा वायलेंस में अकेला न रह जाए। आंटी, कभी कभी सोचती हूं कि अगर मैंने वो चिट्ठी नहीं लिखी होती तो आज क्या हो रहा होता। रिया ने एक दिन कहा था, बेटा, लेकिन तुमने लिखी, और यही तो बात है। लाइफ में कभी कभी हमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। तुमने लिया और देखो क्या हुआ। आंटी, और अब मैं दूसरे बच्चों को भी यही सिखाती हूं कि डरो मत, बोलो, कोई ना कोई सुनेगा जरूर। यही है हमारी कहानी का असली मैसेज। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे सच दिखाई देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलते हैं बल्कि अपनी भी। अगर आपको कभी लगे कि कोई बच्चा या व्यक्ति तकलीफ में है तो चुप मत रहिए। एक सवाल पूछिए, एक हाथ बढ़ाइए। आपकी हिम्मत किसी की उम्मीद बन सकती है। और अगर आप खुद किसी तरह की परेशानी में हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मदद उपलब्ध है, बस आपको बोलना होगा। नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098 विमेन हेल्पलाइन, 181 पुलिस, 100। आपकी एक आवाज, आपकी एक हिम्मत किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे कुछ सीख सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही मीनिंगफुल स्टोरीज लेकर आते रहते हैं। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।